आज जो हम प्रश्न डिस्कशन करेंगे आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न जो 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं उसका 1 बाय 1 डिस्कशन कराया जा रहा है। तो आज 28/11/2025 में जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है आरआरबी द्वारा, इसमें जितने भी मैथ का प्रश्न पूछा गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते चलिए, एक एक करके हम देखते चलेंगे, ठीक है। प्रश्न को पढ़ते हैं। 26 नंबर में लिखा है कि एक धातु के छड़ को 3 भाग में ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 4:8 है और सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:18 है। ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 दे रखा है, तो धातु के छड़ की कुल लंबाई निकालना है। देखो, इसमें एकदम आसान सा प्रश्न है कि ए बी सी का समतुल्य अनुपात निकाल लेंगे। उसके बाद ए और सी का लंबाई के बीच के जो अनुपातिक अंतर रहेगा वो, और जो अंतर दे रखा है वो, दोनों को बराबर करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ए और बी का अनुपातिक अंतर कितना है? ए और बी का अनुपातिक अंतर है 4:8 और बी और सी का अनुपातिक अंतर देखें तो दे रखा है 18:10। इसमें क्या रखा है वो सी अनुपात बी लिखा है, तो उसको हम बी और सी लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से लिखे हैं। और बी और बी को बराबर कर दे, ये 18 है, ये इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। 4 दूना 8 होता है तो 1:2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 और ये 5 हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। इसको इस तरह से निकालते हैं कि ये 9 को 1 में गुना करेंगे, 9 को 2 में गुना करेंगे और लास्ट वाला इसमें गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से रेशियो निकलता है। ये दोनों को गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी का 10, ये इसका रेशियो निकल गया। तो ए और सी का रेशियो के अंतर पूछ रहा है, ये दोनों का अंतर कितना है? एक अंतर है। रियल में कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। निकालना है टोटल लंबाई, निकालना है छड़ की टोटल लंबाई। तो छड़ की टोटल लंबाई तो टोटल को जोड़ करके 48 से गुना कर देंगे, तो टोटल को जोड़ेंगे 9 8 17, ये हो जाएगा 37। 9 + 8 18 + 10 बराबर हो जाएगा 37, और इसमें 48 से गुना कर देंगे। 48 से गुना करेंगे तो 1776। इसमें ऑप्शन में 1776 नहीं दे करके 1176 दे रखा है, उसको आंसर सही मान रखा है, लेकिन आंसर ये होगा, वो मिस प्रिंट की वजह से हुआ है, टाइपिंग में मिस के वजह से इस तरह से आंसर दिया है। आंसर ये होगा 1776। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? एक व्यापारी जो है 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन के दर से खरीदता है। उसने 60 रुपये 12 प्रति पेन की दर से बेच देता है। 60 रुपये 12 प्रति पेन की दर से बेच देता है और शेष पेन 25% हानि पर बेच देता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। ये भी एकदम आसान सा प्रश्न है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सीधा मान लीजिए कि 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन से खरीदता है, तो 80 पेन को, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सीपी निकालेंगे तब हो जाएगा 80 × 8। 80 × 8 कर देंगे तो ये पूरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 64 640। अब एसपी निकालेंगे तो एसपी में क्या हो जाएगा कि एक तो 60 रुपये प्रति 12 पेन के दर से बेच दिया, 60 रुपये 12 पेन के हिसाब से 60 पेन तो बिक गया, बाकी बचा 20 पेन, तो 12 छक 72 720, और 20 पेन जो बचा उसको बोल रहा है कि 25% हानि पे बेच दिया, तो इसी में ऐड हो जाएगा 20 पेन × 8 के दर से खरीदा था, इसको 75% में बेच दिया। 25% हानि मतलब 75%, 20 बचे के 100, 5 से काटेंगे 15 बचे 75, 15 8 20 से 120। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा सीपी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 840। सामान 640 का बिका 840 में, तो फायदा हुआ 200 का। फायदा किस पे हुआ? 640 पे, तो 640 नीचे लिख देंगे, गुने 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। सिर्फ इतना ही निकालना है कि कितने का फायदा हुआ, तो 200 का फायदा हुआ। ठीक है, परसेंटेज नहीं निकालना है आंसर। 28 नंबर प्रश्न में लिखा है कि एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 72 कर दिया जाए तो वह भोजन कितने दिनों तक समाप्त हो जाएगा? देखिए, 12 दिनों के लिए 12 दिन
चलता, 48 आदमी यदि खाएगा तब, ठीक है। एक आदमी खाएगा तो कितना दिन में होगा, ये निकल जाएगा। और उसमें बढ़ा करके कितना कर दिया, व्यक्तियों की संख्या बढ़ा करके 72 कर दिया है, तो 72 से भाग दे दो। 12 छक 72, 6 से काटेंगे, 8 छक 48, इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए दे रखा है प्रश्न में 29 नंबर में। तो सबसे जो छोटा ब्रैकेट है इसको पहले डील करते हैं। तो इसको डील करेंगे तो भाग का काम पहले होगा। तो 5, 12 पचे 60, ये हो गया। गुने में 2 हो जाएगा और -12, तो 12 दूनी 24 -12 बराबर ये हो गया 12। इतना सोल्व करके हो गया 12, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान रहेगा। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 19 को इस काटेंगे तो 18 बार में कट जाता है। 17 को काटेंगे तो ये भी 18 बार में कट जाएगा। 18 गुने 18 हो जाएगा, गुने हो जाएगा बटे में 36, तो ये हो जाएगा 18 और गुने 18, 36 हो जाएगा बटे में, 36 हो जाएगा बटे में, और गुने हो जाएगा 6। इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 तिया 6, 18 तिया 54, 54 और ये प्लस हो जाएगा 12। 54 और 12 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है कि ABCD के अंदर P एक बिंदु है, PA बराबर 79, PB बराबर 61, PC बराबर 17, तो PD की लंबाई नहीं निकाले। हमेशा ये वाला प्रश्न पूछा जा रहा है सभी सेटों में। तो इसको सोल्व करते हैं सेम फार्मूला के हिसाब से। तो ये इसको सोल्व करते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा A B C D, यहाँ कट करता है बीच में P एक कोई बिंदु है। A और P का मान दे रखा है 79, PB का मान दे रखा है 61 और इसका निकालना है, और P और C का मान दे रखा है 17। तो इसका स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर जोड़ दो, बराबर होता है। तो 79 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बराबर 61 स्क्वायर प्लस x ले लेते हैं x का स्क्वायर। इसका मान निकालना है। 79 का स्क्वायर होता है 6241 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर होता है 61 का स्क्वायर निकालेंगे। 61 का स्क्वायर होता है 3721 प्लस x स्क्वायर यहाँ है तो ये माइनस में आ जाएगा घट करके। ये दोनों जुट जाएगा और ये घट जाएगा, दोनों जुटेगा हो जाएगा 6530 और माइनस हो जाएगा 3721। ये दोनों घटेगा बराबर x हो गया। तो x बराबर हो जाएगा दोनों x स्क्वायर दोनों घटेगा, घटने के बाद हो जाएगा 2809। x का मान निकालेंगे तो जो स्क्वायर है आगे चल के रूट में आ जाएगा, तो 2809। अब इसका रूट निकालेंगे 53। रूट स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक दे रखे हैं, उसको आप देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 में लिख रखा है कि लाल हरा गुलाबी 3 दे रखा है। इसको देखिए तो लिखा है लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात, लाल और हरा का अनुपात दे रखा है 9:6, जबकि गुलाबी और लाल टोकन, तो गुलाबी यहाँ कर देते हैं, लाल एक जगह रख देते हैं। तो गुलाबी और लाल टोकन है 18 और 16, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 16। और हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात निकालना क्या है, हरा और गुलाबी। देखो ये दोनों बराबर है तो इसको बराबर कर देंगे। अब ये दोनों बराबर करेंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसको बराबर करने सबसे पहले काट करके छोटा करते हैं, तो ये 3 तिया के 9, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 8 दूनी के 16, 9 दूनी के 18। अनुपात निकाल जाएंगे 3:2, ये हो जाएगा 8:9। इसको बराबर करने के लिए ये इसको ऊपर में गुना कर देंगे और ये नीचे गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 8 तिया के 24, 8 दूना के 16, 8 तिया के 24 और 9 तिया 27, ये दोनों में गुना हो जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हरा और गुलाबी निकालेंगे, हरा आदि 16 है
तो गुलाबी 27 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इस प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार के ऊंचाई से इमारत के आधार के ऊंचाई से √3 गुने के बराबर दूरी पर स्थित है। तो बिंदु को इमारत के शीर्ष और जमीन से मिलने वाली रेखा के बीच की कोण डिग्री में ज्ञात करें। ये एकदम आसान सा प्रश्न है, इसको लोग डर जाते हैं पढ़ करके। इस तरह से एक मैप ये बता रहा है कि इमारत का बिंदु और जहाँ से देखा जा रहा है एक बिंदु है, ये दोनों, इसका ऊंचाई यदि x है तो ये √3x है। √3x गुना बराबर दूरी पे स्थित है। √3 गुना के बराबर दूरी पे स्थित है इमारत और उस बिंदु जहाँ से कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसका ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 30 डिग्री इसलिए लिख दिए ना कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हो गया x, आधार हो गया √3x। tan थीटा का वैल्यू x कट जाएगा तो 1/√3। तब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो 30 डिग्री का वैल्यू मान हो जाएगा यहाँ। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। ये एकदम से सिंपल सा प्रश्न है। लिखा है कि उस बैंक में 95 जीरो रुपये राशि जमा किया। अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा? 9% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज भुगतान करता है। तो 1 साल का ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन के जगह पर लिखा है 95 जीरो। मूलधन गुने 100 मूलधन गुने समय दे रखा है 1 साल और दर दे रखा है 9% बटा 100 कर देंगे, यही इसका ब्याज निकलता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 से इसमें गुना करके 10 से भाग दे देंगे तो 9 पचे 95, 9 पचे 45, 45 के 5 बाकी 4 और 9 पचे 9 9 81, 81 और 4 1 4 5 और बाकी बचा 8, 9 पचे 45, 45 8 5 13, 13 के 3 बाकी हो गए 5 9 9 81, 1 5 86 और नीचे 10 हो गया तो हो जाएगा 86 35। ये 10 ऊपर जाएगा तो 0.5 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, लिखा है कि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु 5:13 है। पारुल और उसकी माता तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:13। गुना करना है इसलिए कोई फैक्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो एक रेशियो फैक्टर जोड़ देते हैं 5x/13x। ठीक है, जोड़ने घटाने वाला रहेगा तो नहीं करेंगे, गुना भाग वाला रहेगा तो जोड़ दें, इसमें x लगा दें, कारण कि x² वाला मामला हो जाता है। तो उसकी आयु का गुणनफल, अब दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो 5x गुने 13x, दोनों का गुणनफल दे रखा है 5 8 5। तो 9 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो x² बराबर निकालेंगे तो ये दोनों बटा में चल जाएगा 5 8 5 बटा 5 गुने 13। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 5 35, 7 बचे 35। 13 से काटेंगे, 13 से कट जाएगा 13 9 17 से तो हो जाएगा 9। तो x का मान निकालेंगे, स्क्वायर में है, रूट में चला जाएगा तो 9 का रूट हो जाता है 3, तो x का मान 3 हो गया। अब बता रहा है कि 9 वर्ष बाद उसकी आयु, पहले उसकी आयु कितनी थी? 5 तिहाई, 5 x है तो 5 तिहाई 15 और 13 तिहाई 39। ये हो गया उसकी आयु 9 वर्ष बाद। तो इसमें भी 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो। 9 जोड़ने से कितना आ जाएगा? तो 9 5 13, 9 5 14, 24, ये हो जाएगा 9 9 18, 18 के 8 ये 4, 24 48। अनुपात निकालना है तो 24 दूनी 48 होता है, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना है तो इसको इसमें गुना करेंगे तो एक फैक्टर, ये जो एक फैक्टर है ये पहले इसमें गुना होगा फिर इसमें गुना होगा। वैसे दूसरा फैक्टर पहले इसमें गुना होगा तब इसमें गुना होगा, वैसे ये आप लोग को पता ही होगा। तो इसको इसमें गुना करेंगे 2x² हो जाएगा।
2x²। इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 दूनी के 10x हो जाएगा। इसमें ये गुना करेंगे तो -3x, ये दोनों में गुना करेंगे तो +15। यहाँ माइनस लगा है तो इसीलिए बंद कर दिए, प्लस रहता तो कुछ नहीं, माइनस में सबका निशान चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको कॉस्ट में रखे हैं। 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा +4x। ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस में 6x, ये दोनों गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 माइनस में। अब 2x², अब -10x -3x +15 पूरा लिख दिए। ये माइनस है तो जो भी है सबका निशान चेंज हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4x, प्लस में हो जाएगा 6x, प्लस में हो जाएगा 8। अब जोड़ घटाव कर देते हैं। ये यहाँ 2x² है, 3x² है, तो घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x² लिख देंगे। बड़ा वाला का निशान माइनस में है, छोटा वाला का निशान प्लस में है, तो इसमें से ये घटा है तो ये माइनस लगा देंगे। ये 10x है और 3 है, दोनों माइनस माइनस और जुड़ जाएगा तो 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये भी माइनस में है तो 13 और 4 17 हो जाएगा, 17x और +6 है। प्रश्न लिखने में थोड़ा सी गलती हो गई, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस दे रखा है प्रश्न में, प्लस रहेगा तो 3x में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। तो ये दोनों को देखेंगे तो -10 है और -4 है, -10 और -4 जुड़ जाएगा तो 10 और 4 14 और 6 और 3 9, 14 में से 9 गया तो -5x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 15, 15 और 8, 15 और ये 8 है तो ये 15 माइनस में होगा, 5 और 3 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो -7 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, प्लस कर दिए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। बाकी आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रश्न में क्या लिखा है कि एक ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीने में बढ़ा है 20%, 30% और 20%। तीन महीने की कमी हुई, 20 और 30 और 20% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ा दिया जाता है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसमें मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो, कोई भी ईंधन का कीमत यदि 100 मान लेते हैं, 100 है तो इसमें 20% की कमी, 30% की कमी या 20% की कमी को देख लेते हैं। तो कमी करते हैं तो कितना हो गया, 80/100। 20% की कमी, 30 की कमी है तो 70/100 करेंगे। फिर 20% की कमी है तो 80/100 कर देंगे। फिर बोल रहा है 40% की वृद्धि तो 140/100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये सबको गुना करेंगे, 8 × 7 × 8 × 14, 8 64, 64 को 7 में गुना करेंगे तब ये हो जाएगा 64, 8 64, 64 को 7 में गुना करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, गुने 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 1792, 4 4 8, ये हो जाएगा 2 7 2 6। ये दोनों गुना करके आ गया 6 2 7 2, ठीक है। 62 72%, 72% बचा। पहले 100 था, अभी इतना हो गया, तो ये 100 से कम ही हो गया। 100 से कितना कम हो गया तो 100 में से घटा लो, 62.7200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8.2.3 हो जाएगा। 10 में से 9 में से 2 गया तो 7, ये 3, 37.28% की कमी हो जाएगी। पहले था 100, अब हो गया 62-72, तो 100 में से कम गया ना, कम गया, कितना कम है तो 100 में से 37.28% की कमी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत का एक मजेदार प्रश्न है कि कोई भी संख्या दे रखा है, जैसे 100 संख्या है, इसमें बोल रहा है कि 10% बढ़ा देता है फिर 10% कम कर देता है। 10% बढ़ा दिया इसका तो 110/100 हो जाएगा, फिर 10% कम कर दिया तो 90/100 हो जाएगा। अब इस तरह से पूछे तो इस तरह से यदि पूछेगा
तो बताएगा कि लास्ट कीमत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इसमें सीधा सा एक ही फैक्टर रहता है कि उतना करने से अच्छा है कि सीधा जिसे लिखा है 18% की कमी और 18% की वृद्धि, तो 18 को 2 बार गुना करो और बटा 100 कर दो, तो ये इसका आंसर निकल जाता है। जैसे बताए थे ना समतुल्य निकालने के लिए 10% बढ़ाया और 10% घटाया, तो 10% बढ़ाया फिर 10% घटाया, तो 10 माइनस 10 और प्लस माइनस 10 गुने 10 बटा 100, इस तरह से होता है। x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, इस तरह से होता है। जोड़ना है तो जोड़ दिया, घटाना है तो घटा दिया, कमी हो तो घटा देना है, जोड़ और वृद्धि हो तो जोड़ देना है। तो इस हिसाब से इसको करेंगे तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। बचा एक्स प्लस वाई बटा ए, तो 18 गुना 18 बटा 100, इसका सीधा फार्मूला निकलता है कि जितना बोल रहा है कि जितना वृद्धि किया उतना ही घटा दिया, तो उतना ही को 2 बार गुना करना है, 100 से भाग दे देना है। तो 18 ये कितना होता है 324, और यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 3.24 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए बताया गया था, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 38 नंबर में। देखिए प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि एक टंकी में 5/8 भाग भरा हुआ था, यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया और 9 बाल्टी भर दिया। अब किसी डब्बा है, इसमें 12 बाल्टी निकाल दिया और 9 बाल्टी भर दिया, 12 निकाला और 9 भर दिया, तो 3 ही निकला ना टोटल। 9 तो भर ही दिया, 12 निकाला उसमें 9 डाल ही दिया, तो 3 ही बचा ना। तो कितना निकाला, 3 निकाला। अब इसी को निकालना है, इसी को इतना घुमा के लिख दिया कि 12 बाल्टी निकाला और 9 बाल्टी डाल दिया। अब बता रहा है एक टंकी में 5/8 भाग भरा हुआ है, 5/8 भाग तो भरा हुआ है। अब 3 बाल्टी निकाल देने से कितना बचता है, 7/12। इसको माइनस करेंगे तो 3 बाल्टी हो जाएगा ना, यही ना बचा है कि पहले से इतना था और 3 बाल्टी निकाल दिया तो इतना बचा। तो 3 बाल्टी निकाला मतलब माइनस किया, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बाल्टी। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 12 दूनी 24, 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15, 12 दूनी 24, 7 दूनी के 14, तो 1/24 बराबर हो जाएगा 3 बाल्टी। अब एक मतलब ये कैपेसिटी हो जाएगा, तो टंकी का कैपेसिटी निकालेंगे तो 3 और 24 में गुना हो जाएगा, तो 24 दिया 72। ये 72 बाल्टी का कैपेसिटी है, किसका, टंकी का। यही इसका आंसर निकालना था। 39 नंबर का प्रश्न पढ़िए कि 2 रेलगाड़ी 100 किलोमीटर और 140 किलोमीटर चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही है मतलब चाल जुट जाएगा। जैसे विपरीत बोले तो चाल जुट जाना, जैसे समान दिशा बोले चाल घट जाना। एकदम तुरंत क्लिक करना चाहिए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 है, उसमें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है। एक दूसरे को पार कर रहा मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर पार कर रहा है, तो जो भी दूरी निकलेगा दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर निकलेगा। उसमें से एक ट्रेन की लंबाई 490 दे रखा है तो उसको घटा देंगे। अब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, तो यही निकालना दशमलव के 2 स्थान तक। तो चाल निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी निकालना है ना। दूरी निकालेंगे तब तो पता चलेगा कि टोटल दोनों ट्रेन की लंबाई कितना पार की है, वो दूरी हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है, दोनों का जोड़ दो तो 240 हो जाएगा। अब 240 किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 से भाग दे देंगे तब मीटर प्रति सेकेंड में निकल जाएगा। और गुने समय कितना दे रखा है, 22 सेकेंड, 22 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 8 तिहाई 24, 80, 8 बचे 40। ये 400 गुने 11 बटा 3, 400 गुने 11 करेंगे तो 4400 बटा 3 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये हो जाएगा 1 4 6 6 6 6, 18 आ जाता है, 6 6 हो जाता है, तो इसको 7 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको भाग दे करके 1 4 6 6.6 6 आता है, तो इसको लास्ट वाला 7 कर देंगे। 3 से भाग देने से लास्ट में 20 आ जा रहा है, तो 7 7 6 6 6 चलते जाता है, तो 14.66 ये आ गया दोनों ट्रेन की लंबाई। अब दोनों ट्रेन की लंबाई, दूरी वही निकलेगा ना, दोनों ट्रेन की लंबाई, तो इसमें से एक ट्रेन की लंबाई निकाल देंगे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा।
तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तो 1466.67 और माइनस हो जाएगा, पहली ट्रेन की लंबाई दे रखा है 490, घटाएंगे तो लास्ट का 6-7 तो हो ही जाएगा, और 490 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 976.67 इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रोसेस से बनता है। एक समांतर चतुर्भुज के आकार के मैदान, समांतर चतुर्भुज के आकार के मैदान है, 60 मीटर और 77 मीटर के समांतर भुजाएं, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर मैदान के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। असमांतर भुजा, ये समांतर भुजाएं 60 और 77 है, असमांतर भुजाएं 25 और 26 है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, दे रखा है, एक है 60, दूसरा है 77। इसको इस तरह आसान से बनाने के लिए करेंगे। एक 25 दे रखा है, दूसरा 26 दे रखा है। अब इसको हम x मान लेते हैं, ये दोनों में घटाएंगे तो 17, तो एक तो हो जाएगा 17 माइनस एक्स, एक हो जाएगा x, तो दूसरा 17 माइनस एक्स हो जाएगा, कारण कि यहाँ से ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, समांतर भुजा है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 बच गया, बाकी बचा 17, ये दोनों को जोड़ करके, तो एक को 17 लिखें, दूसरा एक 17 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जब तक ऊंचाई नहीं निकालेंगे तब तक इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं तो दिया हुआ है, ऊंचाई निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। ये निकालना है मतलब इसका स्क्वायर जोड़ करके माइनस कर, इसका 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तब एच का स्क्वायर निकलेगा। अब ये दोनों को भी करेंगे तब होगा, तब यहाँ से एक्स का मान निकलेगा। ऐसे इस तरह से देख सकते हैं कि एक 25 है, एक 26 है, तो इसको जब भी निकालेंगे एच का मान, एक 25 है तो 25 का ट्रायंगल वाला कितना सेट करता है, 25 का देखा जाए तो सेट करेगा, यहाँ यदि हम 24 लिखते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ट्रायंगल में आप देखे होंगे एक ट्रायंगल बनता है 25, 24 और 7 का, ये जो ट्रायंगल बनता है समकोण वाला है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से, यदि ये याद है ट्रायंगल। तो एक 25, 24, 7 का बनता है, इसमें भी देखिए ये वाला बन जाएगा, यहाँ भी 24 रखेंगे, 24, 26, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 26, 24 और 10 का भी बनता है, तो ये भी बन जाएगा। 13, 12, 5 का बनता है ना, 13, 12, 5 का, ये वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें आसानी से यदि अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये दोनों याद रहेगा, इतना होता है, तो आसानी से यहाँ एच का मान 24 हो जाएगा। अब ये 24 हो जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए, समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर 1/2 गुने समांतर भुजा कितना है 60 गुण प्लस 77, 60 प्लस 77, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 24। ये दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 60 और 77 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 6 13, तो गुने 12, 12 सते 84, 8 पर 4, बाकी 8 हो जाएगा, 12 तो ये 36, 8 6 14, 4 हो जाएगा, 12 एकम 12, 16, 1644 इसका आंसर आ जाएगा। ये मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल वाला जो सेट करना था, यदि सेट करना आता है तब तो ठीक है, आसानी से बन जाएगा। सेट नहीं करना आता है तो ये इसको यहाँ से x का मान निकाल करके एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दोनों को बराबर करेंगे तब ये दोनों से h का मान निकल जाएगा, x का मान निकलेगा, x का मान निकल जाएगा, तब h का मान निकल जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न इस तरह से दिया हुआ रहता है कि लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि ये ट्रायंगल याद है तो आसानी से इतने में बना सकते हैं।
आगे बढ़िए, प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है कि यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल के 4 गुना है तो वह, तथा बेलन का आयतन 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो फार्मूला से ही बन जाएगा। इसमें लिखा है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर। वृत्तीय फलक, एक ऊपर वाला वृत्तीय फलक होता है, एक नीचे वाला होता है, ये दोनों के 4 गुना के बराबर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है। और बता रहा है कि दोनों जो वृत्तीय फलक दे रखा है उसके 4 गुने के बराबर है। तो वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 1 का हो गया, 2 का करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका 4 गुना है तो 4 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 2 से 1 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ आर से ये आर कट जाएगा, तो आर स्क्वायर है तो 1 आर कट जाएगा, 1 आर बचेगा। तब यहाँ हो जाएगा आर प्लस एच बराबर 4 आर हो जाएगा। अब यहाँ से ये आर है, एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 3 आर। एच का मान तो निकल गया, एच बराबर 3 आर। अगला इक्वेशन दे रखा है कि आयतन 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन की ऊंचाई। आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बराबर दे रखा है 192 पाई। अब ये पाई से पाई कट गया, आर क्यूब है, आर क्यूब है और एच दे रखा है, तो एच का मान कितना दे रखा है? 3 आर। आर क्यूब तो रहने दो, 3 आर है, एच के जगह पर लिख देंगे 3 आर 192। ये 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब आर क्यूब हो जाएगा, 3 आर है तो आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब का मान हो गया 64, तो आर का मान निकालेंगे तो 64 का अंडर रूट क्यूब रूट हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा 4। तो आर का मान निकल गया 4। एच का मान निकालेंगे तो एच बराबर दे रखा है 3 आर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 4 बराबर 12। 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये आर स्क्वायर है और 3 के साथ एक आर आया, ठीक है, 3 के साथ एक आर आया, यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ आर क्यूब लिखे, ऐसे हम एक ही लाइन में लिख दिए थे आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। दो संख्या दे रखा है, दोनों संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 और 2:3 दे रखा है। HCF दे रखा है, LCM HCF कितना दे रखा है? 6 है। मतलब ये 6 जो है 3 में भी 2 में भी गुना होगा और 3 में भी गुना होगा, 6 दोनों में गुना होगा, तो 6 दूना के 12 और 6 दिया के 18, ये हो जाएगा संख्या। ठीक है, अब ये संख्या दे रखा है, संख्या निकालने के लिए HCF को गुना कर देते हैं सीधा अनुपात में, तब संख्या निकल जाएगा। कारण कि ये जो 6 है, 6 दोनों का गुणज था। HCF वही होता है ना कि दोनों जो, जिससे दोनों कट जाए, मतलब 6 से भी ये कट रहा था, 3 से भी कट रहा था, तो ऐसा संख्या निकालेंगे 12 और 18 जो 6 से और 3 से दोनों कट रहा है। अब इसका निकालना है कि LCM 12 और 18 का LCM निकाल दो, तो 12 का LCM निकालेंगे तो पहले इसको तोड़ते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूनी, 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 2 दूना के 4 और 4 दिया के 12। इसका तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। LCM निकालेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर निकल जाएगा, 2 गुने 2। इसमें 2 1 है, इसमें 2 है तो अधिकतम वाला लेते हैं, तो अधिकतम वाला 2 निकल गया। इसमें 3 2 बार है, इसमें 1 बार है तो 3 3 2 बार लिख देंगे। ये हो गया इसका LCM। तो 3 2 दूना के 4 4 और 9 चौके 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। HCF निकालना रहेगा तो जो दोनों में मिल रहा है, इसमें 1 2 और 2 मिल रहा है तो 2 2 मिल रहा है, 1 3 3 मिल रहा है, तो इसका HCF 6 हो जाएगा, LCM हो जाएगा। यदि इस तरह से निकालना हो तब, लेकिन इसको निकालना नहीं है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 36। आगे बढ़िए। ये भी प्रश्न को थोड़ा घुमा करके लिखा है कि एक बेंच का कीमत जो है 374 है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत जो है 13% है तो छूट प्रतिशत क्या? प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में दे रखा है तो 374 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो बस ऐसे ही लिख दिया है कि उसका कैलकुलेशन में फंसेंगे तो लंबा टाइम लगेगा।
तो हम सीपी को मान लेते हैं 100। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी यदि 100 है तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा, बता रहा है कि 22% अधिक अंकित किया तो 122 हो जाएगा। और इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, मार्केट प्राइस 22 रुपया अधिक अंकित किया 22%, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है कि 13% का फायदा होता है, तो 113 हो जाएगा। तो बता रहा है कि कितने प्रतिशत छूट दिया, देखो मार्किंग किया हुआ है, कोई सामान लेंगे तो उसमें 122 रुपया लिखा है और 113 रुपया में बेच रहा है और 100 रुपया में खरीदा हुआ है, तो कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा नहीं, कितने प्रतिशत का छूट दिया। 122 अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है 113 में दे रहा है, तो कितना प्रतिशत का छूट है, तो छूट इस पे निकलेगा। तो ये दोनों माइनस करेंगे तो 122 माइनस 113 बटा 122% पे छूट 122 पे छूट निकलेगा गुने 100। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुने 100 बटा 122। अब इसको काट दो, काटने से कितना हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 50, 9 पचे 45, 540 बटा 60, 61। इसमें भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो 60 के लगभग निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 समथिंग आएगा। 7 समथिंग ऑप्शन वाला एक ही है तो एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन से यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से काटेंगे ना तो 7 छके 42, यही हो रहा है, तो 7 समथिंग आएगा तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन इसमें हम दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए ऑप्शन से बताते नहीं, ऑप्शन से बताएंगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो ये 7 पूरा भाग देंगे तो 7.37 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 44 नंबर प्रश्न पढ़िए कि 2 ट्रकों की चाल 7:3 के अनुपात चाल में है। तेज चाल से चलने वाली ट्रक जो है 147 किलोमीटर का दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटा कम है। मतलब जो धीरे चाल से चल रहा है 7 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तेज चाल से चल रहा है 7 घंटा कम ले रहा है। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि 147 तो किलोमीटर दूरी दे रखा है, तो दूरी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय, दोनों का समय निकालेंगे और माइनस कर देंगे तो 7 घंटे का अंतर निकलना चाहिए। तो समय एक का निकालेंगे तो 147 और बटा जो जिसका चाल कम है उससे भाग देंगे तो इसका 3, और जिसका चाल ज़्यादा है 147 बटा 7। अब अनुपात में तो एक नियतांक लगा देंगे तो x हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना घंटे का अंतर आ रहा है, 7 घंटे का अंतर आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 तिहाई 21 एलसीएम हो जाएगा। अब 21x, अब x तो खत्म, तो 3 सते 21, 7 से इसमें गुना होगा। 147 अधिक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब ये 147 तो इसमें भी आ जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, और 7 तिहाई 21, 3 से x 3 कट गया तो यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा इसका एलसीएम बराबर 7। तो इसको 147 गुने 4 हो जाएगा, और 21 x है दूसरे तरफ लेके चले, x को दूसरे तरफ लेके जाते हैं, यहाँ 21 हो जाएगा, और ये 7 को नीचे लेके आते हैं, बराबर हो जाएगा x। इसको काटेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब काट के देखते हैं, काटते हैं तो क्या होगा, 1 सते 7, 2 सते 14, 7 बार में ये कट गया, ठीक, ये 7 से ये 7 कट गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। अब निकालना क्या था कि धीमे ट्रक से चलने वाली चाल, जो धीरे ट्रक चल रही है उसकी चाल, तो x का मान चाल निकल गया, और धीरे चाल से चल रहा था, एक 3x था, एक 7x था, तो धीरे ये चल रहा था, तो 3 गुने 4 कर देंगे तो 4 तिहाई 12 किलोमीटर पर आवर में यूनिट दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ये एकदम आसान सा प्रश्न है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसमें लिखा है कि 100 छात्रों की एक कक्षा में भौतिक परीक्षा में 37 छात्रों ने औसत स्कोर 84 लाया, अन्य छात्रों ने औसत स्कोर 96 लाया, तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर दशमलव में निकालना है। 100 छात्र हैं, 37 छात्रों ने 84 लाया, इसको गुना कर दो, और बाकी कितने छात्र बचे हैं, 100 में से 37 आ गया तो बचा 63 छात्रों ने कितना लाया, 96। अब ये दोनों को गुना करके जोड़ लेना है, 100 से भाग दे देना है, ये इसका आंसर निकलेगा। इसको गुना करेंगे तो 7 चौके 28 के 8
अब ये इसमें तिरछा गुना, ये इसमें तिरछा गुना, तो यहाँ 0 और 8 दिए 24 और ये 31, 31 0 8 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 60, ये हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 5 1 9, इस तरह से हो गया। अब ये हो जाएगा टोटल 100 छात्रों का, 100 से भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। 100 से भाग दें, 100 छात्र है टोटल, 100 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9156, 91.56 औसत पूरे 100 छात्रों का जो भौतिक विषय में एग्जाम दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि ये भी किसी काम को मिलकर 4 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, लेकिन ये अकेले उस काम के दुगने काम को कितने दिनों में करेगा। तो 1/4 और -1/8 कर दो और इसको घटा करके जो आता है ये कितना दिन में करेगा। जैसे 1/4 तो ए प्लस बी दोनों मिलकर किया है, बी का काम है तो घटा देंगे, ए का मान निकल जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो 8 4 दूनी के 8, 4 एकम 8 एकम, तो 1/8 हो जाएगा। तो 8 दिनों में करेगा एक काम पूरा काम को, लेकिन दुगना काम है, तो 8 दूना कर देंगे तो 16 निकल जाएगा, 16 दिनों में पूरा काम करेगा। सेम प्रश्न ये भी है जो अनुपात वाला था कि 35 छात्रों की औसत आयु, 35 छात्र की औसत आयु जो है 46 है, और एक शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए तो 35 से 36 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना हो जाएगा 36। अब 36 हो गया और एज कितना हो जाता है औसत आयु 47 साल। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, लेकिन निकालना क्या है शिक्षक की आयु, तो ये 35 गुने 46 करेंगे तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट का आयु है, इसमें शिक्षक शामिल हुए तो शिक्षक का जो आयु शामिल हुआ है तो उसमें जो टोटल स्टूडेंट का आयु है उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा एक शिक्षक की आयु। अब ये दोनों को गुना करेंगे 35 और 46, 35 46 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 35 दूनी 70 हो जाता है ना, और ये हो जाएगा 23, तो 23 सत्ते करेंगे तो 23 सत्ते 161 होता है ना, तो 161 गुना करने का आसान तरीका, जैसे जिसके लास्ट में 5 लगा है तो इसमें 2 है तो इसको गुना कर दो 2 से, तो 35 दूनी 70 तो 7 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 23 दूनी 46, तो 23 और 7 में गुना कर दो तो 161। ये सब गुना करने का आसान तरीका है। अब ये 36 गुने 47 करेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं लगेगा, तो एक लाइन वाला गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 के 2, ये तो ये हो जाएगा 9 6 1, ये इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 82 इसका हो जाएगा आंसर जो शिक्षक का आयु निकल गया। ठीक है, ये निकल गया टोटल जिसमें कि स्टूडेंट और शिक्षक दोनों मिक्स है, ये है सिर्फ स्टूडेंट का, तो सिर्फ स्टूडेंट का तो शिक्षक और स्टूडेंट दोनों को मिला करके जो निकला उसमें से स्टूडेंट का घटा देंगे तो शिक्षक का निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं। ये प्रश्न देख करके ही लिखा है कि ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है, और बी ए से 75% कम कुशल है। यदि ए और बी का रेशियो निकालें, रेशियो से निकालेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ए बी और सी बता रहा है कि ए जो है ये यदि 100% कुशल है तो बी ए से 75% कम है, मतलब 25% कुशल है। ये 100 है तो ये 25% कुशल है। और ये बता रहा है कि सी जो है बी से 40% अधिक है। 25 है इसका 40% अधिक करोगे, 25 है इसका 140 बटा 100 करोगे तो 25 चौके 100 140 हो जाएगा ना। 140% अधिक करेंगे तो 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 इसको काटेंगे तो 4 तिहाई के 12, 13 14 2 0 हो जाएगा, 20 4 बचे 35, मतलब इसका 35 हो गया। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 35%। ठीक है, अब रेशियो निकल गया 100 25 35, ये इसका क्षमता बता रहा है। तो ये क्षमता बता रहा है टोटल ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, और ये इस तरह से। तो इस प्रकार से ये जो निकला तो हम निकालते हैं पूरा इसका ये टोटल यूनिट निकालेंगे
तो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले टोटल यूनिट निकालेंगे कि ए 77 दिनों में कर देता है, बी 25 दिन में कर रहा है, सी लेकिन उसमें लिखा है कि ए 77 दिनों में कर देता है, 77 दिनों में पूरा कर देता है, और एक दिन में 100 यूनिट करता है, 77 दिनों में पूरा करता है, तो 77 गुने 100 कर देंगे। लेकिन ये कट जाएगा, तो इसलिए इसको काट के छोटा करते हैं तो सोल्यूशन आसान हो जाएगा। 20 बचे के 100, 5 बचे के 25, 7 बचे 35। लिखा है कि ए जो है किसी कार्य को 77 दिनों में कर देगा, तो टोटल यूनिट निकालने के लिए 77 गुने 20 कर देंगे, कारण कि ए 20 एक दिन में 20 काम कर रहा है और 77 दिन काम करेगा। तो 7 दूना के 14 के 4, 7 दूना 14, 1 15, ये 1540 टोटल यूनिट निकल गया कि टोटल काम 1540 यूनिट है। अब बता रहा है कि बी और सी मिलकर के 30 दिन तक कार्य करता है, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करता है, 7 और 5 12 काम करता है। एक दिन में करता है बी प्लस सी, एक दिन में करता है 7 और 5 12, जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना करेगा। तो क्षमता इसका जुट गया तो 12, लेकिन बता रहा है 30 दिन। अब 30 दिन 30 से गुना कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे तो 12 दिए 36, 360 काम कर देगा 3 दिन 30 दिनों में। तब टोटल काम था 1540 और 360 कर दिया। अब घटा देंगे, यही तो जो बचा ए अकेले आके करेगा, तो ये 30 दिनों में इतना काम कर दिया, तो इतना काम कर दिया तो माइनस कर देंगे, तो 360 काम माइनस करेंगे, 0 में से 0, ये 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8 6 14 8, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 1, 1180। 1180 काम जो बचा, 1180 काम को कौन पूरा करेगा, पूरा करेगा टोटल ए एक दिन में कितना काम करता है 20, ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा निकालेंगे तो 1180 काम है टोटल। ए एक दिन में करता है 20 यूनिट, 20 यूनिट करता है, इसका क्षमता 20 का है, तो भाग दे देंगे, ये दोनों से भाग देंगे तो 5 9 59 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। दोबारा एक बार समझाते हैं कि ए और बी, ए जो है बी से बता रहा है 75% कम कुशल है, 75% कम है, मतलब कि ए का 25% है बी, और बी से 40% अधिक है, तो इसका 40% अधिक करेंगे तो 35 हो जाएगा। काट देंगे तो 20, 5 और 7 निकल जाएगा रेशियो में। अब टोटल यूनिट निकालेंगे तो बता रहा है कि ए जो है 77 दिनों में काम खत्म करता है, और क्षमता उसका कितना है 20 का, एक दिन में 20 काम करेगा, तो 77 दिन में कितना काम करेगा 1540 काम। अब 1540 काम ए अकेले करेगा तब 1540, ये जो निकला टोटल यूनिट निकला कि 1540 टोटल काम है। और बी और सी बता रहा है कि दोनों मिलकर 30 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में बी 5 काम करता है, सी 7 काम करता है, तो 7 5 12 काम एक दिन में करेगा, 30 दिन में 360 काम करेगा। इसको घटा देंगे, 360 काम करने के बाद कितना बचा 1180 काम। 1180 काम को कौन करेगा, ए करेगा लास्ट में, बता रहा ना, ए अकेले से इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 से भाग दे देंगे तो 59 बन जाएगा, 59 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, ये देखिए प्रश्न को पढ़िए। यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या बन जाएगा। अब किसी संख्या x है, इसका 20%, संख्या का 20% में 96 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, वही संख्या, मतलब जो x संख्या लिए थे वही संख्या बन जाता है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, x बटा 5 हो गया, इधर जाएगा तो 96, इस 96 को उस तरफ लेके चले जाते हैं तो यहाँ बच जाएगा x बटा 5, और ये माइनस में आ जाएगा, इसको इधर ले चले जाते हैं, माइनस में ही तो आ जाएगा x, अब माइनस x बटा 5, x बटा 5 इस तरफ, यहाँ हो जाएगा 96। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5x अब माइनस x, तो ये हो जाएगा 4x बटा 5। अब हो गया 4x बटा 5 बराबर 96, 4x बटा 5 बराबर हो गया 96। अब ये 5 यहाँ गुना में आ जाएगा, ये 4 इधर बटा में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, x का मान निकल जाएगा, x निकल जाएगा कौन सा संख्या, वही संख्या जिसको हम निकालना चाह रहे थे। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, ये बच जाएगा 1, 16, 4 चौके 16, ये हो गया 24।
24 से 5 से गुना करना है, 24 गुने 5 करना है, तो इसको आधा कर दो, 2 से इसमें गुना कर दो, पहले 5 गुना के 10, तो ये 12 हो जाएगा, 12 देंगे 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये है आज का आखिरी सवाल। इसमें लिखा है कि 594 रुपया अंकित किया हुआ है, मतलब एक कोई सामान आप खरीदने जाते हैं तो उसमें 594 रुपये लिखा है, लेकिन देता कितना में, 155 रुपये में। तो कितना प्रतिशत का छूट दिया वो निकालना है। तो सामान कितने का है, 594, छूट कितना दिया वो निकालना है। तो 155 रुपये में बेचा, तो छूट कितना रुपये का कमी आया, तो इसमें से घटा देंगे तो कितने का कमी आया। छूट किस पे दे रहा है, तो 596 पे, तो 596 नीचे लिख देंगे, गुने कर देंगे 100। ये इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस होगा, तो हो जाएगा 9, 3, ये 4, 3, 9 बटा हो जाएगा 596 गुने 100। अब इसको काट भी करेंगे तो आ जाएगा 73.91, इसका आंसर हो जाएगा आज का आखिरी समय। ठीक है, अब समाप्त करते हैं सेशन को। ये अच्छा लगे, एक बार जो भी रेलवे ग्रुप डी का या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो लेटेस्ट में आने ही वाला है, और बिहार एसएससी का देने वाले हैं, तो ये सेशन को ज़रूर देखें। ठीक।